तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सब ठीक है? मतलब ऑडियो करेक्ट है, मैं दिख रहा हूं, पीछे बोर्ड दिख रहा है, सब कुछ ठीक? यस यस यस, वेरी नाइस। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई वगैरह तैयारी सब सही कर रहे हैं, राइट? तो इसी के साथ साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी। तो वही पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्जाम के रेलेवेंट है, अननेसेसरी कहानी कहनी नहीं गाएंगे, ठीक है ना? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला पहला पॉइंट रहेगा हमारा हमें क्या पढ़ना है इसमें? हमने इसके अंदर पढ़ना है गरीबी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से हम क्या समझते हैं, गरीबी के कारण क्या होते हैं, भारत में गरीबी को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है? साथ में टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी कितने प्रकार की होती है, और साथ में टाइप्स ऑफ पुअर, राइट? साथ में कुछ कमेटीज बनाई गई थी भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए। हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत मेजर डीप जाकर आपके एग्जाम में नहीं आता है, राइट? तो पहला पॉइंट होता है कि गरीबी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का बहुत सिंपल सा मीनिंग है गरीबी का, कि अगर आप अपनी जरूरतों को अगर आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उसे गरीबी कहते हैं। आपकी जो इनकम है, अगर वो इनकम आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए कम है, आपके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कम है, तो आप गरीब हो। ये तो एक बहुत जनरल आपकी डेफिनेशन है। अब सर बेसिक से हम क्या समझते हैं, हमारी बेसिक्स क्या होती हैं? जैसे बेसिक में आता है हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर, साथ में सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई, कि आपके घर में एक बाथरूम बनाओ, आप खुले में जाकर शौच नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हमारी इनकम इतनी है कि हम इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो हम गरीब नहीं है, लेकिन हम गरीब हैं, अदरवाइज हम गरीब हैं, राइट? तो ये मुद्दा है। अब अगर आपसे बात करूं मैं गरीबी क्या होती है, तो गरीबी ऐसी कंडीशन है बेटा, गरीबी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक पर्सन या एक कम्युनिटी, यानी कि या तो हम किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे या किसी समुदाय की बात करेंगे, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। व्हेन समवन ऐसी स्टेट में है, ऐसी कंडीशन में है जहां पर ये जो आपके रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आपके पास कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि आपकी लाइफ की एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके पास पैसे कम है, आपके पास पैसे कम है। यह मुद्दा समझे कि आपका जो इनकम लेवल है वो इतना कम है कि आप बेसिक ह्यूमन नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अब बेसिक ह्यूमन नीड्स से मतलब ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास एसी होगी, आपके पास बाइक होगा। आपके पास सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, मतलब वो तो मकान में आ गया, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये बिल्कुल बेसिक है, राइट?
ये मुद्दा है आपका। जो लिखना होगा बेटा आई लेट यू नो, ये सब नहीं लिखा, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा ये। इसके बाद जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग दुनिया में इस समय 700 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। यानी कि वो लोग 70 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं अभी भी जो अपनी एक दिन में अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। उन्हें कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कि अगर कोई इंसान एक दिन में $2.15 से कम कमा रहा है, $2.15 अगर आप एक दिन में खर्च नहीं कर सकते तो आप गरीब हैं, $2.15, ठीक है, आप गरीब हैं। ठीक, इसी के चलते हुए एक ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट निकाली जाती है जिसे कहते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। ये एमपीआई दुनिया भर में ये चेक करता है कि गरीबी का बेसिकली मतलब कौन सा देश गरीबी में कितना पीछे है, कितना आगे है, कितना गरीबी से आगे ऊपर उठे हैं हम। तो एग्जाम में आएगा कि ग्लोबल एमपीआई किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आप निश्चिंत होकर आंसर लगाएंगे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा ये इशू किया जाता है। और यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलके इस एमपीआई की रिपोर्ट को पब्लिश करता है। क्या करता है? एमपीआई की रिपोर्ट को पब्लिश करता है। बोलो, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, डन। तो अब क्या होता है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है, ये कुछ हमारी एक बेसिक कि क्या बोल रहा है इसमें कि लेस देन 3% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन नाउ लिविंग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि भाई नियरली 3.44 करोड़ पीपल आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉपुलेशन इन 2024 अगेंस्ट 4.69 इन 2022, कि 2022 में लगभग 4.69 करोड़ लोग भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर थे। लेकिन 2024 तक आते आते यह नंबर कम होकर सिर्फ 3.44 करोड़ हो चुका है। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि इंडिया इज डूइंग रियली गुड और अपने देश के अंदर गरीबी को कम करने का ट्राई कर रही है, राइट। ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारे इंडिकेटर, देखो क्या क्वेश्चन आता है, पूछ लेंगे कि डायमेंशंस कौन कौन से हैं, या पूछ लेंगे इंडिकेटर कौन कौन से, पूछ लेंगे डायमेंशन कौन से या फिर इंडिकेटर कौन कौन से, ठीक है ना। जैसे हम HDI रिपोर्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, तो HDI रिपोर्ट के अंदर भी हम ये तीन चीज पढ़ते हैं कि 3 डायमेंशंस हैं, कि एक तो हम चेक करते हैं हेल्थ के बेसिस पर, एक चेक करते हैं एजुकेशन के बेसिस पर, एक चेक करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर। हेल्थ मतलब कि भाई कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
बच्चे कितनी उम्र तक जी रहे हैं। देखो, जितना ज्यादा देश गरीब होगा उतनी ज्यादा उस देश के अंदर मेडिकल फैसिलिटी खराब होगी। क्या होगी? मेडिकल फैसिलिटी खराब होगी। ठीक है सर, हिंदी है बोलिए। बेटा हिंदी तो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? हिंदी तो बोल रहा हूं। अब तुम लोगों को हेल्थ का पता नहीं, हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? बताना नहीं पता भाई, हेल्थ का मतलब क्या होता है? बताओ जरा एक बार। नहीं पता लोगों को कि हेल्थ की हिंदी क्या होती है? हाथ दोगी? बिल्कुल बताओ। ये क्वेश्चन है पूछने वाले कि भैया अब जो लोग रह रहे हैं देश में उनका स्वास्थ्य कैसा, हेल्थ कैसा है। जितना देश ज्यादा गरीब होगा उतनी मेडिकल फैसिलिटीज खराब होती हैं। जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज खराब होती हैं उतना जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 1 साल से पहले पहले मर जाते हैं, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। राइट। तो ये चेक करते हैं देश के अंदर कि भैया चाइल्ड मोरालिटी कितनी है, लोगों में न्यूट्रिशन कितना है ना। नेक्स्ट, एजुकेशन का लेवल क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, कि कितने साल तक लोग स्कूल जा रहे हैं, कितनी क्लास तक स्कूल जा रहे हैं लोग, स्कूल जाने के बाद कितना ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कितना ड्रॉप आउट कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में लड़कियों को गांव के अंदर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, या पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कहते चलो गांव के जो स्कूल है ना गांव के अंदर ही पढ़ लो, जो स्कूल गांव में है गांव के अंदर पढ़ लो। अब अगर आपको 10th के बाद 12th करनी है और गांव के बाहर जाना है तो लड़कों को तो भेज देंगे लेकिन लड़कियों को नहीं भेजेंगे। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे पैसा नहीं होता, सेफ्टी कंसर्न होता है। तो सारे कंसर्न्स माइंड में रखते हैं कि भाई नहीं भेज पाते लड़कियों को, तो ये उस चीज को मेजर करने का ट्राई करते हैं, ये उस चीज को मेजर करते हैं कि एजुकेशन का स्तर या शिक्षा का स्तर कैसा है उस देश में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत सिंपल सी बात होती है बेटा, ये डायरेक्टली हमारे जो जीने का तरीका है, जीवन पद्धति है, उससे रिलेटेड है कि हम कितनी इनकम कमा रहे हैं, उससे रिलेटेड है। इसके अंदर क्या देखते हैं कि हम जो खाना पका रहे हैं घर में, वो खाने को कैसे पकाया जा रहा है, क्या आज भी लकड़ी को जलाया जाता है खाना पकाने के लिए, या लोगों के घरों में गैस सिलेंडर लगे हुए हैं, पक्की गैस लगी हुई है। सैनिटेशन, क्या लोगों के घरों में आज भी लोग फ्रेश होने या शौच करने बाहर जा रहे हैं, एक शौचालय घर पर होना चाहिए। पीने के लिए साफ पानी है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, पक्का घर है या नहीं है, संपत्ति थोड़ी बहुत है या नहीं है। तो ये सब चेक करा जाता है किसके अंदर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। तो इस चीज को भैया जी ध्यान रखेंगे। राइट। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यहां पर आपको मैंने पहले स्लाइड में दिखाई दी है कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को रिपोर्ट करता है। ठीक है। अब आता है गरीबी कितने प्रकार की होती है। गरीबी के बेसिकली यार देखो 2 प्रकार है। गरीबी के बेसिकली कितने प्रकार है ये पूछ रहा है इसमें। देख, गरीबी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं अत्यधिक गरीबी, ठीक है। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम किसी से रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां से किसी से बेसिकली कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है आपके सामने कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, अत्यधिक गरीबी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, या घोर गरीबी को
एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। रिलेटिव सामाजिक दृष्टिकोण से अगर बात करी जाए, पहले इसको समझते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है। जैसे हमने भी ये पता करा कि भाई अगर किसी इंसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकता, और रहने के लिए घर नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं होता, तो इस केस में क्या होता है, इस केस को बोलते हैं कि बंदा एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है, कि भाई आदमी गरीब है, ही और शी इज अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि अत्यधिक गरीबी के अंदर रह रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका, कि भाई कि बेसिक फैसिलिटीज अटेन नहीं कर पा रहे अपनी इनकम से, बेसिक फैसिलिटीज अटेन नहीं कर पा रहे अपनी इनकम से, सिंपल यही होता है, ठीक है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी। कि एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्जेक्ट पॉवर्टी, इट इन्वॉल्व्स द स्कार्सिटी ऑफ बेसिक फूड, क्लीन वाटर, एजुकेशन एंड शेल्टर, हेल्थ। कि अत्यधिक गरीबी या घोर गरीबी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बुनियादी भोजन यानी कि बेसिक हमारा जो हमारी फैसिलिटीज हैं, खाना खाना, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना की कमी होती है। शिक्षा और सूचना की कमी होती है। ये होता है हमारा एकदम एक्सट्रीम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सिंपल सी बात है ये वाली। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिलेटिव पॉवर्टी। देखो, जब मैं आपसे रिलेटिव की बात करूंगा, रिलेटिव का सिंपल मतलब होता है यार कि जब मैं आपसे किसी चीज को कंपेयर करने की बात कर रहा हूं। रिलेटिव पॉवर्टी में हम बेसिकली कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जैसे एक इंसान इंडिया में रहता है, अबे यार फिर गलत हो गया। जैसे एक इंसान यूएसए में रहता है और यूएसए के अंदर वो इंसान गरीब है, यूएसए के अंदर एक इंसान वो गरीब है, तो क्वेश्चन आता है कि वही इंसान इंडिया के अंदर भी गरीब होगा? क्या वही इंसान इंडिया के अंदर भी गरीब होगा? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, नो नेवर की बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। बेसिकली हम रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां पर हम सामाजिक रूप से हम एक सोशल पर्सपेक्टिव पे चीजों का आंकलन करने का ट्राई कर रहे हैं। हम एक सोशल पर्सपेक्टिव पर से चीजों का आंकलन करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे ऐसा कर दिया जाए कि भैया अगर हम बिहार और दिल्ली के कंपैरिजन करें, तो हो सकता है कि जो इंसान दिल्ली में अपना जीवन सही तरीके से ना चला पा रहा हो, वो बिहार के अंदर अच्छा जीवन चला सकता है। आप में से कोई बिहार से है? बताना है मुझे एक बार, क्या आप में से कोई बिहार से है? चलो यूपी से हो, कोई बात नहीं है ना, मुझे चलो कहीं से भी हो, मुझे एक बात बताओ मुझे कि अगर आप यूपी या बिहार में किसी बच्चे को एक कमरा किराए पे लेना हो पढ़ाई करने के लिए, तो एक कमरा कितने का मिलेगा? इस कमरे में एक बेड हो, एक पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, कितने का मिलेगा? अगर पढ़ाई करने के लिए एक बच्चे ने कमरा लेना है तो कितने का मिलेगा? 2000 का, 2500 का। मानो कि यूपी के अंदर एक कमरा मिल रहा है 2000 का, बिहार में एक कमरा मिल रहा है 2000 का, और इस कमरे में ये लड़का अकेला रहेगा, इस कमरे में ये लड़का अकेला रहेगा, है ना? अकेले के लिए बोल रहा हूं, अकेले के लिए पूछ रहा हूं कि बंदा अकेला रहेगा इसके अंदर 2000 में, यस और नो?
यस, है ना, बहुत बढ़िया। यही अगर मैं इसको दिल्ली से या गुड़गांव से कंपेयर करूं, गुड़गांव में आपको अकेले रहने के लिए आपको एक कमरा 10 से लेकर 12,000 रुपए का मिलता है। 10 से लेकर 12,000 रुपए का मिलता है। यानी कि अगर आप 20,000 रुपए बिहार के अंदर कमा रहे हो महीने के, तो हो सकता है कि आपका जीवन सही चले। लेकिन अगर आप 20,000 रुपए दिल्ली में कमा रहे हो, तो आप अपने जीवन की बेसिक इच्छाओं को पूरा करने में परेशान रहोगे। ठीक है, मुकुल जो बातें बेटा कर रहा है ना, ऐसी बातें कर करके छोड़ चुका हूं मैं। ठीक है, तो कुछ चीजें कुछ जगह पर शोभा देती हैं, कुछ जगह पर शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती की चीजें मत कर ऐसी कि मैं तेरे को क्लास से ही निकाल दूं। एक बेसिक तमीज होती है बेटा, कम से कम जहां से आ रहे हो, जो चीज पेरेंट्स को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट ही कर ले, हमारी छोड़ो। चलो कोई बात नहीं, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि भाई एक इंसान इंडिया में रहता है और एक इंसान यूएसए में रहता है, तो दोनों के खर्चे अपने अलग अलग हैं, है ना। तो यहां पर पॉइंट क्या है कि जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ये चेक कर रहा हूं कि अच्छा यहां पर क्या बंदा कमा रहा है, बंदा यहां पर कितना कमा रहा है, यहां पर कितना खर्चा करना पड़ रहा है, यहां कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो जब मैं एक इनइक्वालिटी यहां से मैं इनइक्वालिटी को भी चेक कर सकता हूं। यहां पर हम इसको इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं, असमानता को भी चेक करने के लिए करते हैं। एंड यस, डेफिनेटली रिलेटिव पॉवर्टी कंपैरिजन इनइक्वालिटी के तरीके से होता है, असमानता के तरीके से होता है। तो आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, उसको जरूर जरा पढ़ना एक बार कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। जरा पढ़ो मुझे एक बार, फिर डिस्कस करेंगे इसको हम। जरा पढ़िए एक बार। ठीक है, चलो। ठीक है, क्या कह रही है कि इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ population living in surrounding, hence it is a measure of income inequality। एक सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है, जो कि जनसंख्या या जो लोग जिस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं, अपने आसपास के एरिया में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां की गरीबी को चेक किया जाएगा। जैसे मैं एक ही तरीके से यूएसए में रह रहे लोगों के और इंडिया में रह रहे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर नहीं कर सकता। आप में से कभी कोई मैकडी गया है बर्गर खाने के लिए? आप में से कभी कोई बर्गर खाने के लिए मैकडी गया है, मैकडोनल्ड? बोलो जरा एक बार, यस और नो, है ना? देखो बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे। मुझे याद है मैं गया था पहली बार जब मैं कॉलेज में था। हमारे एक दोस्त का बर्थडे था, तो हमें वो लेके गया था कि चलो मैं तो बर्गर खिलाऊंगा। तब मैकडी का बर्गर हमने खाया था, 40-45 रुपए का एक बर्गर आता था। ठीक है, अभी भी जो लोग कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो सेलिब्रेट करने के लिए किसी का बर्थडे, किसी का जन्मदिन, किसी का कोई खास दिन है, कोई किसी लड़की ने हाँ कर दी, है ना, खुशी से लड़के पागल हो जाते हैं, तो हम बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए मैकडी के अंदर बर्गर खाने जाते हैं। वहीं यूएसए में जो इंसान मैकडी के अंदर जाकर बर्गर खा रहा है ना, जो इंसान मैकडी में जाकर बर्गर खा रहा है, यूएसए में कहते हैं कि जो इंसान गरीब है,
या जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहा, या जो एक अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मजबूरी में जाकर मैकडी खाता है। तो यहां पर समझने वाला पॉइंट ये है कि जिस चीज को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, दूसरी कंट्री में बहुत नॉर्मल चीज है। ऐसा क्यों है? ऐसा इनकम की वजह से, ऐसा इनकम की वजह से कि किसी देश के लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है कि वो उस चीज को समझ नहीं रहे। हमारी इनकम कम है तो हमें लगता है कि यार यस, हम अभी एक स्टेज के स्लो स्लो ऐसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये मुद्दा हो जाता है, राइट। तो जब मैं दो एरियाज की अंदर बात करूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक लाइन बना दूं कि ये गरीब है, कि आदमी यूएसए में रहता है गरीब है, तो जरूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर भी गरीब हो। तो हमें एरिया वाइज गरीबी को मेजर करना पड़ता है, और उसे ही कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। उसे ही कहते हैं बेटा रिलेटिव पॉवर्टी, जहां पर मेजरली इनकम इनइक्वालिटी, जहां पर मेजरली इनकम इनइक्वालिटी की बात करी जाती है। अब एक बच्चा पूछ रहा है क्लास में, एक छोटी बहन पूछ रही है हमारी कि सर ये प्यार क्या होता है, कि सर ये प्यार क्या होता है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग जैसे इस चीज को बड़ा मजाक में लेते हैं, लेकिन कोई गलत चीज थोड़ी है किसी से प्यार करना। हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हम भाई बहन से प्यार करते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो लड़का लड़की से करता है, लड़की लड़के से करती है। आजकल तो लड़का लड़के से, लड़की लड़की से भी कर लेती है प्यार, है ना। तो गलत चीज थोड़ी है कोई। अगर आपको कोई इंसान पसंद आ जाता है, उसको प्यार करते हो, आपको अच्छा लगता है उसका टाइम स्पेंड करना, उसके साथ घूमना खाना पीना, तो सही है, क्या परेशानी है उसमें? इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर आपको कोई प्यार करता है तो फील लकी। जैसे हस्बैंड, वेरी गुड, हस्बैंड वाइफ है। और जैसे मानो कि शादी नहीं हुई किसी की, जैसे मानो कि मुझे कोई लड़की प्यार करती है, मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते, चलो करती है, ठीक। तो मुझे तो लकी फील करना है ना, कि जैसे हमारे हमारे लाइफ में क्या होता है, पापा मम्मी भाई बहन, है ना, ये तो प्यार करेंगे, ये तो ऑटोमेटिक है, इन्होंने तो प्यार करना ही है। लेकिन ये भी सही यार, अगर कोई और कर रहा है तो ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब आता है गरीबी। अब पहले था गरीबी कितने प्रकार की होती है, अब होता है गरीब कितने प्रकार के होते हैं। पहले क्या था? पहले था टाइप्स ऑफ, सर बुक बता दो जीके जीएस के लिए, एमटीएस कवर हो जाए। ठीक है, इस क्लास के एंड में एक बुक बताऊंगा, ठीक, तो जीएस के लिए आपके लिए कवर हो जाएगा वो। टाइप्स ऑफ पुअर, पहले क्या था? पहले था टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी के कितने प्रकार होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पुअर। टाइप्स ऑफ पुअर के गरीब कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है क्रोनिक पॉवर्टी, एक होती है क्रोनिक पुअर, एक होते हैं चर्निंग पुअर। एक होता है क्रोनिक पुअर, एक होते हैं चर्निंग पुअर, एक होता है ट्रांजिएंट, एक होते हैं ट्रांजिएंट पुअर। तीन प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन गरीब, मंथन गरीब, और क्षणिक, और क्षणिक गरीब। क्षणिक, तीन प्रकार के गरीब है, तीन प्रकार के। क्रोनिक पुअर वो लोग होते हैं, या दीर्घकालीन गरीब वो लोग होते हैं जो परमानेंट गरीबी में है, जो परमानेंट गरीबी के अंदर है, कि गरीब घर के अंदर पैदा हुए और जब मरे तब भी गरीब, परमानेंट पुअर। जो हमेशा से गरीब हैं और गरीबी रेखा से ऊपर नहीं बढ़ पाए, ठीक है, ठीक है भैया। इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोनिक पुअर।
राइट। अब एक होता है, कह रहा सर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, थैंक यू भाई, थैंक यू, क्या बात होगी। फिर होता है चर्निंग पुअर। फिर कौन से होते हैं? फिर होते हैं बेटा आपके चर्निंग पुअर, मंथन गरीब। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? इनमें यह होता है कि देखो ये वो कैटेगरी है जो कभी गरीबी रेखा से ऊपर तो कभी गरीबी रेखा के नीचे, कभी गरीबी रेखा के ऊपर तो कभी गरीबी रेखा के नीचे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह होता है कि जैसे एक गांव में एक किसान है जिसका अपना खेत नहीं है। गांव में एक किसान जिसका अपना खेत नहीं है, वो किसी दूसरे के खेत पर जाकर काम करता है। क्या करता है? किसी दूसरे के खेत पर जाकर काम करता है। सिंपल पॉइंट है। ठीक है, अब उसमें क्या समझा रहा है आपको? उसके अंदर आपको यह समझा रहा है कि जब वो दूसरे के खेत पर जाकर काम कर रहा है, जब तक उसे काम मिल रहा है, जब तक उसे काम मिल रहा है तब तक तो वो गरीब नहीं है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। जिस समय उसे काम नहीं मिल रहा वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, यानी कि तब वो गरीब है। तो कभी गरीबी रेखा के ऊपर, कभी गरीबी रेखा के नीचे, ये कभी गरीब है और कभी गरीब नहीं है। ये वाली चीज जो हमारी एक सीजनल काम होते हैं, जो हमारी ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या हमारी मौसमी बेरोजगारी है, ये उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कि जो लोग सीजनल काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, जो नॉन लैंड होल्डर्स हमारे किसान होते हैं, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता, जगह नहीं होती, भूमि नहीं होती है ना, वो लोग, शहरों में जो लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं कि दिन के 200 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए खाते हैं, है ना, तो वो लोग जब तक पैसे कमा रहे हैं तब तक तो गरीबी रेखा से बाहर है, लेकिन जब तक नहीं कमा रहे तब दिक्कत है। राइट, चलो कोई बात नहीं। अब आता है ट्रांजिएंट पुअर, क्षणिक गरीब। अब मानो कि एक लड़का है, छोटा सा, छोटा क्या, नॉर्मल लड़का है, वो समोसे की रेडी लगाता है, वो समोसे की रेडी लगाता है। ठीक है, वो समोसे की रेडी से महीने के 30-40 हजार रुपए कमा लेता है। ठीक है, यानी कि उसके और उसके परिवार की जो पूरी स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ उस समोसे की रेडी पर डिपेंडेंट है। करेक्ट। अब भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ में हो, मानो कि उसकी किसी वजह से कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, या उसकी रेडी में आग लग जाती है, उसकी रेडी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और उसके पास से, उसके हाथ में जो साधन था पैसे कमाने का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। राइट, तो अब क्या करेगा वो? अब वो पैसे नहीं कमा पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है और आप गरीब नहीं होते हो, गरीबी रेखा से ऊपर होते हो, आपके पास एक बेसिक बहुत थोड़ी सी सेविंग होती है। उस केस में क्या होता है? उस केस में कभी कभी बुरी किस्मत होने की वजह से, या कभी कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आने की वजह से, या सूखा पड़ने की वजह से, या भूकंप आने की वजह से, वेरी गुड, जैसे कोरोना का टाइम आया, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर आप गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हो, बुरा वक्त आ गया, बुरा समय आ गया, लेकिन ये लोग कुछ समय के लिए ही उस कंडीशन में रहते हैं, उस समय के बाद कंडीशन से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान एक बार काम करना सीख गया वो दोबारा भी काम करके अपने जीवन को नॉर्मल कर लेगा।
लेकिन जिस इंसान ने काम करना सीखा ही नहीं वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका हमेशा देखते होगे, आप हमेशा ऐसा देखते होगे कि जिस इंसान ने एक बार कोई एग्जाम पास कर लिया तो वो बार बार एग्जाम पास कर रहा है, क्योंकि उसको एग्जाम पास करना आ गया, क्योंकि उसको एग्जाम पास करना आ गया। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो लेकिन एमटीएस एग्जाम देने जरूर जाओ। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, देने जरूर जाओ। सीएचएसएल एग्जाम देने जरूर जाओ, कोई भी एग्जाम हो रहा है देने जरूर जाओ, क्योंकि आप एक बार कोई एग्जाम को पास करना सीख जाते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि यस यू कैन क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम, यू हैव दैट एबिलिटी। तो ये चीज आपको बिजनेस में, काम में, नौकरी में आपको ये चीज समझ में आती है। ठीक है भैया, तो ये आपका मुद्दा रहेगा। तो ये 3 प्रकार के गरीब होते हैं। इन तीनों प्रकार के गरीब की यहां पे डेफिनेशन दी गई है, ये दी गई इंग्लिश में और बेटा ये दी गई है हिंदी में, कि गरीब जो ज्यादातर समय संपन्न होते हैं लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से या कठिन समय होने के कारण क्षणिक गरीबी के रूप में जाने जाते हैं। क्षणिक बोलिए भैया। बोलिए जी, समझ आया या ऊपर से निकल गया? कुछ कहना चाहेंगे? समझ आया या ऊपर से निकल गया? कुछ कहना चाहेंगे बेटा? समझ गए? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इसमें आपको देखो जो नोट्स में लिख रहा हूं, ऐसे आपको ये सब मिलेगा सारा, इसमें आपको इसके अंदर ये सब कुछ मिलेगा, साथ में इंग्लिश के अंदर मिलेगा, आपको हिंदी के अंदर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब कुछ कमेटीज बनाई गई थी गरीबी के लिए कि गरीबी का आंकलन कैसे किया जाए, यानी कि बेसिकली किस इंसान को बिलो पॉवर्टी लाइन में डालना है। बिलो पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है या बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करी जाएगी, उसके लिए कुछ कमेटीज बनाई गई थी। पहली कमेटी अलग कमेटी जो 1979 के अंदर बनाई गई थी, लकड़ावाला कमेटी जो 1993 के अंदर बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी जो 2009 के अंदर बनाई गई थी, और रंगराजन कमेटी जो 2012 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, ये बात। अब अलग कमेटी प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई थी, इनके हेड थे वाई के अलग। इतना ही इसके लिए बहुत है, इसके इसमें कुछ नहीं आएगा वाई के अलग में। ध्यान रखिएगा इसका ईयर क्या होता है, और मेजरली से पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कमेटी गरीबी से गरीबी मतलब गरीबी रेखा निकालने से कंपेयर करती है, कौन सी कंपेयर नहीं करती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगला लकड़ावाला कमेटी। लकड़ावाला कमेटी 1993 के अंदर बनाई गई थी बाय प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला। ठीक है, इस कमेटी के अंदर एक कैलोरीज दिया गया था, कैलोरीज को दिया गया था, जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं खाने से, उसकी बात करी गई थी। रूरल के लिए अलग रखा गया था कैलोरी इनटेक का, और अर्बन यानी कि गांव के लिए, शहर के लिए अलग अलग करा गया था। गांव के लिए 2400 कैलोरीज, गांव के लिए
2400 कैलोरीज और शहर के लिए 2100 कैलोरीज। कि भाई अगर एक इंसान गांव में रह रहा है और वो दिन में जो खाना खा रहा है, अगर उससे 2400 कैलोरी इनटेक हो रही है, कि अगर वो 2400 कैलोरी ले पा रहा है ना, तो वो गरीब नहीं है। अगर वो शहर में रहता है और वो अगर 2100 कैलोरीज ले पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, तो वो बीपीएल लाइन से ऊपर आएगा। अब गांव के लिए 2400 है, गांव के लिए 2400 है और शहर के लिए 2100 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है सर जी, क्योंकि गांव के लोग फिजिकल मेहनत ज्यादा करते हैं। गांव के लोग फिजिकल मेहनत या फिजिकल काम ज्यादा करते हैं। शहर के लोग फिजिकल काम कम करते हैं, गांव के लोग ज्यादा करते हैं। देखो गांव में यार लोग खेती कर रहे हैं, तो खेती में जो मेहनत हो रही है वो शहर के गांव में कहां खेती है। शहर में लोग, जैसे मानो कि मैं यहां पर आता हूं, मैं ऑफिस आता हूं, पढ़ा रहा हूं, सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ज्यादा मेहनत फिजिकल ज्यादा मेहनत नहीं है। ज्यादा मेहनत कहां से है? ज्यादा मेहनत यहां से है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, तो आप मेहनत नहीं कर रहे क्या? पढ़ना मेहनत नहीं, पढ़ना मेहनत होती है, लेकिन मेहनत कहां से हो रही है? मेहनत यहां से हो रही है, मेहनत यहां से हो रही है। तो जब यहां से मेहनत करते हैं तो फिजिकल मेहनत नहीं है, ये सिर्फ मेंटली मेहनत है ना। तो लेकिन जो लोग फिजिकली मेहनत कर रहे हैं उनको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, इसीलिए। लकड़ावाला के बाद नेक्स्ट हमारी कमेटी है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने, सुरेश तेंदुलकर इसके हेड थे और इन्होंने न्यूट्रिशन को तो चलो पहले वाला मान लिया, लेकिन इन्होंने एक अमाउंट दिया कि अगर एक इंसान, कह रहा है कि अगर एक इंसान पर पर्सन अगर शहर में रहता है और वो शहर में रहते हुए 29 रुपए कमाता है, अगर एक इंसान गांव में रहता है और अगर वो गांव में रहते हुए एक दिन में 22 रुपए कमाता है या 29 रुपए खर्च कर पाता है, 22 रुपए खर्च कर पाता है, तो वो गरीब नहीं है। यानी कि अगर कोई इंसान शहर में रहता है और वो एक दिन में अपने ऊपर 29 रुपए खर्च कर पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर वो गांव में रहता है, अगर वो अपने ऊपर 22 रुपए खर्च कर पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है। अब 29 और 22 में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि जो हमें ये टर्म्स याद करनी है। तो तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन निकल के आता है कि तेंदुलकर कमेटी जो 2009 के अंदर बनाई गई, उन्होंने 2011-12 में अगर हम उनकी कमेटी के अकॉर्डिंग ये चेक करें कि भारत में कितनी गरीबी है, तो आंसर क्या होगा कि तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग जो तेंदुलकर कमेटी हमको बता रही है कि भाई 29 रुपए जो शहर में इंसान रह रहा है और 22 रुपए जो गांव में इंसान रह रहा है, इसके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत लोग भारत में गरीब हैं। इनके अकॉर्डिंग भारत में 21.9% लोग गरीब हैं। इनके अकॉर्डिंग भारत में 21.9% लोग गरीब हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तेंदुलकर रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी, यहां पर बेटा जरा ये गलत लिखा हुआ है, इसको जरा ठीक कर दूं एक बार में। दिस इज रॉन्ग हेयर, ये 2000, यहां पर 2000 क्या होगा, यहां पर आपका ये 2012 होगा। यहां पर आप क्या होगा, आपका 2012 होगा यहां पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे बात को, राइट। इसने थोड़ा सा अमाउंट अलग दिया। ये तेंदुलकर कमेटी के डेटा को नहीं मानते। ये कहते हैं कि भैया, ये कह रहे हैं कि भैया जो इंसान शहर में रहता है और जो इंसान गांव में रहता है, तो जो तेंदुलकर कमेटी ने डेटा दिया वो था कि 29 रुपए शहर में और 22 रुपए गांव में। अगर कोई इंसान इतना खर्च कर सकता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है।
वहीं पर ये जो रंग राजन कमेटी है आपकी, रंग राजन कमेटी ने क्या बोला कि अगर कोई इंसान शहर में रहता है तो 47 रुपए, और अगर कोई इंसान गांव में रहता है तो 32 रुपए। काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, है ना। तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 21.9% लोग भारत में गरीब है। रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग 29.5% लोग भारत में गरीब है। तो भारत की सरकार ने तेंदुलकर कमेटी के द्वारा दिए गए आंकड़े को अपनाया, क्योंकि ये भारत के लोगों को, कम लोगों को गरीबी बताते। अब जितना कम लोगों को बताएंगे गरीब, उतना ही इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल मार्केट में भारत की वाहवाही होगी। इसीलिए भारत की उस समय की सरकार ने तेंदुलकर कमेटी को अपनाया था और तेंदुलकर कमेटी के आंकड़े को माना भी था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह मुद्दा है। तो इसके साथ साथ जब मैं आगे बढ़ता हूं आपसे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में ये जो अभी इस समय प्रेजेंट में भारत में इस समय ये जो गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है, उस गरीबी रेखा के आंकलन के लिए डेटा को, उस गरीबी रेखा के आंकलन के लिए डेटा बताइए। वेरी गुड, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड भैया, करेक्ट आंसर इज बी। अब यहां दिया आंसर कि करंटली हु कैलकुलेट पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, कैलकुलेट करना और जो नंबर दिए हैं उनमें फर्क है। जो नंबर दिए गए हैं वो तेंदुलकर कमेटी के द्वारा दिए गए हैं। उनके बेसिस पर जो पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाएगा वो कौन करता है? भारत में नीति आयोग के द्वारा, भारत में नीति आयोग के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है कितने लोग गरीब हैं, ठीक है। और डेटा को कलेक्ट करने का काम किसका है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, करेक्ट। यह मुद्दा है। तो इसी के साथ साथ आज की हमारी क्लास यहां पर खत्म होती है। आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के इस लेक्चर को पढ़ने में। बहुत सारे पॉइंट्स इस क्लास से डायरेक्टली एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। अभी 8 बजे एसएससी अड्डा 24/7 पर मेरी क्लास है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। बात रही बुक की, तो अभी रिसेंटली मैंने एक जीएस की बुक लॉन्च करी थी। आप में से जो बच्चा चाहे इस बुक को एनरोलमेंट कर सकता है। जैसे आप यहां पर जाएंगे ऑल कोर्सेज में, एसएससी पर क्लिक करना, एमटीएस पर क्लिक करना, जाना बिल्कुल नीचे, जाना बिल्कुल नीचे, यह आपका सामान्य अध्ययन की ये बुक है बेटा। इस बुक में मेहनत 2 लोगों की है, मेरी और पवन सर की। ये बुक में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस और स्टैटिक जीके सब कुछ आपको हिंदी पर मिल जाती है। ये सारा हिंदी में है। इस बुक में थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों दिए गए हैं। ये एसएससी और रेलवेज दोनों के लिए काम आएगी। तो अगर आपको एक बुक चाहिए, ये अभी हिंदी के अंदर है, लेकिन हिंदी इसके अंदर ऐसी है जो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। हिंदी इजी है लेकिन, ठीक है। तो जीएस का आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, डिस्काउंट कोड लगाना है इसके अंदर, इसको प्राइस कम करने के लिए Y724S अप्लाई करना। सिर्फ 249 रुपए की आपको ये बुक मिल रही है, ओनली 249 की आपको ये बुक मिल रही है। डिस्काउंट कोड लगेगा, कूपन कोड जो लगेगा, जो आपने कूपन कोड लगाना बेटा। और मैं तो कहीं बोलूंगा कि जितना भी हो सके ट्राई कीजिए कि एक बुक आपके पास होनी चाहिए। तो Y724S ये डिस्काउंट कोड लगाइए,
और ये बुक घर में मंगवा लो। जब इस बुक का ऑर्डर दोगे तो 4-5 दिन में, 4-5 दिन के अंदर ये बुक आपके घर पर आ जाएगी। लेकिन ऑर्डर देते ही, जैसे ऑर्डर दे दोगे, ऑर्डर देते ही आपको इस बुक की एक ई बुक मिल जाती है, यानी कि ऑर्डर देते ही ई बुक ओपन हो जाएगी और आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैया। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय। इस बुक से बेटा एसएससी के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, इस बुक से रेलवे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, राइट। तो एमटीएस तो कंफर्म हो ही जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बाय बाय, जय हिंद।